हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं अमरजीत। और आज आप मेरे साथ जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में। तो हमने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। और आज हम नेक्स्ट जिस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे वह है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, मानव जनन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो मानव जनन में मैं आपको बता दूं कि स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, सबसे पहले तो दो पेरेंट्स होते हैं जिसमें एक नर एवं एक मादा। जो नर होता है उनसे नर युग्मक का निर्माण होता है और जो मादा होती है उनसे मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जो युग्मक हैं वह अलग अलग तंत्रों में बनते हैं, यानी नर तंत्र में बनते हैं और मादा जनन तंत्र में बनते हैं। तो उसी के आधार पर हम अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक, तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे सारी वीडियोस स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस ऑन यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो है आप तक पहुँचते रहें। तो आज हम मेल रिप्रोडक्शन के बाद स्टडी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा टोटल कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, तो वही सबसे पहले हम देखते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह दिखाई कैसे पड़ता है और कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो मादा जनन तंत्र में क्या होता है, यह जो आप फिगर देख रहे हैं इतना पूरा, यह टोटल फिगर किसका है, मादा जनन तंत्र का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। अब आइए देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो स्पेशली जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनमें मेन सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, अंडाशय पाया जाता है, ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, तो हम मेल के मेन सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, वृषण कहते हैं। उसी तरह से फीमेल के मेन सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक, तो आइए हम देख लेते हैं ओवरी होती कहाँ है। तो मेल के जैसे ही फीमेल में भी वन पेयर ओवरीज पाई जाती हैं। जैसे मेल में एक जोड़ी वृषण होता है, टेस्टिस होता है, उसी तरह से फीमेल में भी क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। तो एक जोड़ी अंडाशय कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इस तरह से कुल दो अंडाशय मादा में पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण करना। उसी तरह से मादा में मेन सेक्स ऑर्गन अंडाशय का कार्य क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स यानी अंडाणुओं का निर्माण करना। ठीक, तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, कहाँ है, एक रेड कलर का यहाँ आपको दिख रहा है, एक रेड कलर का यहाँ दिख रहा है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दो अंडाशय पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, अंडाणुओं का निर्माण करना। ठीक, तो यह मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अंडाशय होता है एक जोड़ी, अंडवाहिनी होती है एक जोड़ी, गर्भाशय होता है एक जोड़ी, योनि होती है आपकी एक। ठीक, तो ये सभी आपस में जुड़ करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने बताया कि वे ऑर्गन जो हमने भी यहाँ स्टडी किया है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि के बारे में, यानी ओवरी, ओविडा, यूटेरस और वाजाइना के बारे में। तो आइए हम देखते हैं यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए कहाँ जाते हैं। तो मैंने फिगर बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे अंग कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहला अंग आपका क्या है, अंडाशय। तो मैंने बताया एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है मादा में। ठीक, तो
कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यह हो गया आपका अंडाशय ओवरी, यहाँ लिखा भी गया है। ठीक, सेकंड ऑर्गन क्या होता है, अंडवाहिनी ओविडक्ट। अंडवाहिनी का मतलब है ऐसी वाहिनियां जो अंडाणुओं को ले जाती हो, ढोती हो। ठीक, तो अंडवाहिनी ये देखते कहाँ है, एक देख रहे हैं आप, यहाँ से निकल करके यहाँ तक आई, दूसरी यहाँ से निकल करके यहाँ तक गई है। तो अंडाशय दो होते हैं, तो अंडवाहिनी भी कितनी होती है, दो, जो प्रत्येक अंडाशय से लगी होती हैं। एक एक अंडाशय से एक एक अंडवाहिनियां लगी होती हैं। कहाँ कहाँ है, एक अंडवाहिनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रही है, दूसरी अंडवाहिनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रही है। ठीक, दूसरा आपका क्या है, तीसरा गर्भाशय है, यूटेरस है। यूटेरस कहाँ है, या बीच का जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, यह क्या है, गर्भाशय है, यूटेरस मैंने आपको लिखा भी है। यह जो संरचना बीच की खाली दिख रही है इसका नाम क्या है, यूटेरस है। गर्भाशय है जो एक थैली आकार की संरचना होती है जहाँ पे भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का निर्माण होता है। अगला जो है योनि वैजाइना। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक छिद्र के रूप में पाई जाती है वैजाइना, जिससे जो है यह जो है मैथुन का मुख्य स्थान होता है, जहाँ से मेल गैमेट्स स्पर्म इंटर करता है वैजाइना में। वैजाइना से कहाँ चला जाता है, आपके एक नलिका होती है, नलिका के द्वारा कहाँ चला जाता है, यूटेरस में, और वहीं पे क्या होता इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो यह चार अंग जो हैं आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको बताया भी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, एक अंडाशय यहाँ है, एक अंडाशय यहाँ है, तो इस तरह से फीमेल में कितने अंडाशय पाए जाते हैं, दो अंडाशय पाए जाते हैं। दूसरा आपका अंडवाहिनी है, तो एक अंडवाहिनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दूसरी अंडवाहिनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक, तो इस तरह से फीमेल में दो अंडवाहिनियां भी पाई जाती हैं जो एक एक अंडाशय से जुड़ी होती हैं। अगला आपका है गर्भाशय। तो फीमेल में गर्भाशय की संख्या भी दो होती है जो प्रत्येक अंडवाहिनी से जुड़ी होती है। लेकिन क्या होता है, जो दोनों गर्भाशय होते हैं वह आपस में जुड़ करके एक जैसे प्रतीत होते हैं। तो अगर हम इसको 20 ऐसे से डिवाइड कर दें तो आधा इस अंडवाहिनी से जुड़ा होता है और आधा इस अंडवाहिनी से जुड़ा होता है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ करके एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों क्या है, एक ही संरचना है, बट दो गर्भाशय भी पाए जाते हैं, एक इस अंडवाहिनी से जुड़ा होता है और एक इस अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। अगला है आपका वैजाइना योन। यहाँ से एक छिद्र पाया जाता है जिसके द्वारा स्पर्म प्रवेश करता है, इसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो यह कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी आर्गन अभी आपको बताए हैं उनको हम एक एक करके डिस्क्राइब से आपको बताएंगे कि ये अंग पाए कहाँ जाते हैं और कैसे दिखते हैं और इनका क्या स्पेशली फंक्शन होता है। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं अंडाशय या ओवरीज के बारे में। तो ओवरी कहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है और एक यहाँ दिख रही है। साइज और वेट आपको नहीं मालूम है तो साइज और वेट मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रत्येक अंडाशय की लेंथ होती है वह 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, तो इसकी अगर लेंथ आप देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो टोटल कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर की होती है। तो एक अंडाशय या ओवरी की लंबाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर की होती है। अगर आप इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई कितनी होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। मोटाई अगर आप देखें, थिकनेस इसका कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक अंडाशय क्या होता है, 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाए अंडाशय की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, अंडाशय की चौड़ाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर, अंडाशय की मोटाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अगर इसके हम वेट की बात करें तो इन सबका टोटल वेट कितना होता है, 3 ग्राम का होता है। तो एक एक अंडाशय कितना वजन होता है, 300 ग्राम और केवल 3 ग्राम। तो एक अंडाशय का वेट कितना होता है, 3 ग्राम। तो इसी तरह से यह अंडाशय भी 3 सेंटीमीटर लंबा होगा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर मोटा होगा और 3 ग्राम वेट का होगा। ठीक, यह हो गया अंडाशय के बारे में। अब अगर हम अंडाशय का फंक्शन देखें कि अंडाशय का कार्य क्या होता है,
तो अंडाशय का स्पेशल कार्य होता है ओवुलेशन करना, अर्थात एग्स का फॉर्मेशन करना। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण करना, तो उसी तरह से जो आपका अंडाशय है, अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणुओं का निर्माण करना, एग्स का फॉर्मेशन करना, यानी ओवुलेशन। ठीक, इसके साथ साथ जो अंडाशय है वह 2 तरह के हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जानते हैं। तो इसका फंक्शन अगर आप देखें तो ओवुलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, तो उस हार्मोन्स का नाम क्या है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मादा लिंग हार्मोन्स का नाम क्या क्या है, तो मादा लिंग हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसी तरह से मेल सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना और साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना। यह हो गया अंडाशय के फंक्शंस के बारे में। ठीक, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम इसके आउटर लेयर को, यानी इस अंडाशय की जो सबसे आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? इस आउटर लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, यानी जननिक एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय के सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम, जननिक एपिथेलियम। ठीक, और जो सेकेंड लेयर होती है, यानी आउटर लेयर हो गई, और जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बोजेनिया। जो आपका ट्यूनिका एल्बोजेनिया है उसके पास एक सेल्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो जर्मिनल एपिथेलियम है, आउटर लेयर है ओवरीज की, उस आउटर लेयर में ट्यूनिका एल्बोजेनिया और स्ट्रोमा नामक 2 सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, यानी सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है? सबसे आउटर लेयर का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। उस जर्मिनल एपिथेलियम में जो है ट्यूनिका एल्बोजेनिया और स्ट्रोमा नामक 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो स्ट्रोमा की लेयर होती है उसमें पाई जाती हैं ब्लड सेल्स, लिम्फ सेल्स, नर्वस सेल्स, यानी रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं, लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो सबसे आउटर लेयर कौन सी है? मैंने आपको बताया जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में ट्यूनिका और एल्बोजेनिया नामक लेयर होती है जिसमें प्रेजेंट हो, और उसमें से जो स्ट्रोमा है उसमें क्या पाई जाती है? ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फ सेल्स पाई जाती हैं, नर्वस सेल्स पाई जाती हैं, और लार्ज नंबर ऑफ ग्रेफियन फोलिकल्स पाई जाती हैं, जिसको हम ग्रेफियन कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, तो जो स्ट्रोमा है उसके पास कौन कौन से सेल्स हैं? उसके पास रुधिर की कोशिकाएं हैं, उसके पास लसिका की कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में उसके पास क्या है? ग्रेफियन कोशिकाएं हैं, ग्रेफियन फोलिकल्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंडाशय का मेन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया? ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कहाँ से होता है? ग्रेफियन फोलिकल से होता है, जो एक प्राथमिक ओसाइट्स बनाता है। तो जो अंडाशय में ग्रेफियन फोलिकल्स प्रेजेंट होती हैं उनका फंक्शन होता है ओसाइट्स का फॉर्मेशन करना, प्राथमिक अंडकोशिका का निर्माण करना। और उस प्राथमिक अंडकोशिका में पहले समसूत्रीय विभाजन होता है, बाद में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और लास्ट में क्या होता है? हैप्लॉइड कंडीशन में एग सेल्स का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम नामक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। और मैं आपको बता दूं जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वह फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रोथ करते हैं, इंक्रीज करते हैं।
तो जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं तो फीमेल में क्या होता है, ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित हो जाते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि फीमेल में जो ओवुलेशन का प्रोसेस है, जो एग निर्माण का प्रोसेस है, वह भ्रूणी अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि मेल में जो है यह प्रक्रिया 13 से 16 साल की आयु में प्रारंभ होती है। लेकिन फीमेल में एग निर्माण का जो प्रोसेस है वह भ्रूणी अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, बट इसका जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वह नहीं हो पाता है। तो एग निर्माण का जो प्रोसेस है वह मियोसिस डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के स्टॉप हो जाता है, जहां से आगे का जो प्रोसेस है वह तब तक स्टॉप रहता है जब तक कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित नहीं हो जाते हैं। तो जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित होते हैं, ओवुलेशन का जो बचा हुआ स्टेप्स है वह पूरा होता है और एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया ओवरी के बारे में, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ओविडक्ट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं अंडवाहिनियों के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसमें कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं, और स्पेशली मैंने आपको बताया ओवरीज के बारे में, अंडाशय के बारे में। तो अगली जो संरचना है, कि भी हमने क्या पढ़ लिया है, अंडाशय के बारे में पढ़ा। अंडाशय कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, फंक्शन क्या होता है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वह क्या है, सेकंड जो आपका आर्गन्स होता है अंडवाहिनी ओविडक्ट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि फीमेल में, मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, तो उसी अंडाशय को गर्भाशय तक जोड़ने के लिए एक नलिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम अंडवाहिनियां कहते हैं। अगर अंडाशय की संख्या 2 है तो एक एक अंडाशय से लगी हुई अंडवाहिनियां भी संख्या में 2 पाई जाती हैं। पाई कहाँ जाती हैं, एक अंडाशय मैंने बताया यहाँ है, दूसरा अंडाशय यहाँ है, तो एक अंडवाहिनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दूसरी अंडवाहिनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस तरह से मादा में 2 अंडवाहिनियां भी पाई जाती हैं, जिनकी टोटल लंबाई की अगर आप बात करें तो इनकी लेंथ कितनी होती है, इनकी जो लेंथ होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, तो प्रत्येक अंडवाहिनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो अंडवाहिनी की लंबाई कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर। और हाँ, अगर यह नलिका की बात करें तो यह जो नलिका है, अंडवाहिनी है, यह जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, पतली और मुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं। ठीक, तो अंडवाहिनी क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, पतली और कुंडलित नलिका होती है, जिसके द्वारा अंडाशय में बनने वाले अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अंडवाहिनियां 3 भागों में बटी होती हैं। अंडवाहिनी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भाग का नाम है फिम्ब्रिकेटेड फनल, यानी रोम युक्त फनल। तो पहली जो संरचना है वह फिम्ब्रिकेटेड फनल या फिम्ब्री या फनल है, यह आकर के सीधे जुड़ा होता है अंडाशय से। तो इतना जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह क्या है, अंडवाहिनी का फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम फिम्ब्रिकेटेड फनल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अंडवाहिनी के सबसे फर्स्ट पार्ट्स का नाम क्या है, फिम्ब्रिकेटेड फनल। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फिम्ब्रिकेटेड फनल के जस्ट बाद यह जो मुड़ी हुई संरचना दिख रही है वह क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम एम्प्यूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फैलोपियन ट्यूब या एम्प्यूला। अगला जो है सबसे अंतिम पार्ट्स क्या होता है, इक्थमस होता है। तो इस तरह से अंडवाहिनियां 3 भागों में बटी होती हैं। पहले भाग का नाम होता है फिम्ब्रिकेटेड फनल एंड सेकंड भाग है फैलोपियन ट्यूब एंड थर्ड पार्ट आपका क्या है, इक्थमस है। तो इस तरह से अंडवाहिनियों के 3 भाग पाए जाते हैं। अब मैं तीनों का फंक्शन आपको बता दूं।
कि जो अंडाणु अंडाशय में बनता है वो सबसे पहले निकल कर कहाँ जाता है, फैब्रिकेटेड फनल्स में जाता है। फैब्रिकेटेड फनल्स को कहाँ पहुंचा देता है, इस टेढ़े भाग में एम्प्यूला में पहुंचा देता है। एम्प्यूला यानी फैलोपियन ट्यूब। इसी एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, एम्प्यूला में होती है। स्पर्म यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से आएगा गर्भाशय, गर्भाशय कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, इधर के फैलोपियन ट्यूब में भी और इधर के फैलोपियन ट्यूब में भी। और जहाँ पहले अंडाशय पहुंचेगा वहीं पर क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन जब भी होगा कहाँ होगा, एम्प्यूला में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। सेकंड जो आपका है इक्थमस। इक्थमस क्या करता है, अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग है जो अंडवाहिनी को ले जाकर के गर्भाशय से अटैच कर देता है, जोड़ देता है। तो इस तरह से इधर भी आप देख रहे हैं फैब्रिकेटेड फनल, एम्प्यूला, इक्थमस। फैब्रिकेटेड फनल, एम्प्यूला और इक्थमस, इन तीन भाग हैं इसके अंडवाहिनियों पे, और तीनों आकर के एक दूसरे को कहाँ जोड़ रहे हैं, गर्भाशय से जोड़ रहे हैं, यूटेरस से जोड़ रहे हैं। ठीक, गर्भाशय के बारे में बता दूं मैं आपको। अगले जो संरचना है क्या है, गर्भाशय, यूटेरस। तो अंडवाहिनी के बारे में क्लियर हुआ। अंडवाहिनी क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पतली कुंडलित नलिका है जिसके 3 भाग हैं। कौन कौन से, फैब्रिकेटेड फनल, फैलोपियन ट्यूब और इक्थमस। इनके फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहले अंडाणु को ढोने का कार्य किसका होता है, फैब्रिकेटेड फनल का। फिर अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में जाता है जहाँ पे निषेचन होता है। निषेचन के बाद जो एग्स होते हैं वहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इक्थमस। इक्थमस उसको ले जाकर गर्भाशय में छोड़ देता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो आइए हम देखते हैं गर्भाशय के बारे में, यूटेरस। यहाँ जो खाली संरचना आपको दिख रही है क्या है, गर्भाशय, यूटेरस। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं, जो गर्भाशय है वह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। गर्भाशय की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर। ठीक, और उसकी जो चौड़ाई होती है वह 5 सेंटीमीटर की। लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। यानी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अगर इसके हम थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें तो इसकी जो थिकनेस होती है वह 2.5 सेंटीमीटर की होती है। यानी जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर की है। 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है गर्भाशय की। ठीक, अगर हम इसके टोटल वेट की बात करें तो जो आपका यूटेरस होता है वह 40 ग्राम्स का होता है। इसके वजन कितना होता है इसका, 40 ग्राम्स। ठीक, तो लेंथ, गर्भाशय की लेंथ कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर। और इसका ब्रॉड कितना होता है, चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। इसका वेट कितना होता है, 40 ग्राम्स यानी 40 ग्राम्स का। क्लियर गर्भाशय के बारे में। और मैं आपको बता दूं जो गर्भाशय है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। गर्भाशय की जो लेयरिंग होती है, जो गर्भाशय के जो स्तर होते हैं उसके पास 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर को हम पेरिटोनियम कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ पूरा गर्भाशय है। गर्भाशय के पहले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट लेयर को पेरिटोनियम, सेकंड लेयर को मायोटोनियम एंड थर्ड लेयर को हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। तो पेरिटोनियम सबसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका क्या है, मायोमेट्रियम एंड थर्ड जो लेयर होता है वह क्या है, इंडोमेट्रियम। गर्भाशय में जो निचला सकरा भाग होता है इसको हम ग्रीवा कहते हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं और सेकंड पार्ट को हम सर्विक्स कैनाल कहते हैं। और जब स्पर्म वाजाइना से इंटर करता है तो सर्विक्स कैनाल में जाता है और सर्विक्स कैनाल से कहाँ चला जाता है, सीधे गर्भाशय में। गर्भाशय से कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, तो इस तरह से हो गया आपका गर्भाशय के बारे में। योनि के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो योनि होती है वह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो योनि की टोटल लेंथ कितनी होती है, लगभग 8 सेंटीमीटर की। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन पेनिस इंटर करता है और स्पर्म को रिलीज करता है। स्पर्म रिलीज होने के बाद वाजाइना से जाते हैं सर्विक्स कैनाल, सर्विक्स कैनाल से यूटेरस, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब और यहाँ से अंडवाहिनी के द्वारा निषेचन करके जाइगोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा आपका खत्म हुआ। तो आप देखते रहिए स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और लगातार जो आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके बारे में बताते रहेंगे आपको। तो कल जो आप पढ़ने वाले हैं वह है गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में।